अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको वेलकम करता हूँ स्कर्दू सीरीज 2026 की 10वीं एपिसोड में। आज की एपिसोड ज़रा लंबी होने वाली है क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कर्दू से खपलू कैसे जाया जा सकता है और रास्ते की डिटेल्स क्या हैं। इसके बाद हम खपलू वैली को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से मुकामात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। खपलू गिलगित बल्तिस्तान की गांची डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर शहर है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि खपलू इज़ द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द टेक्निकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सियाचिन और केटू के साथ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आखिरी गांव में शुमार होते हैं, जैसे कुंडस और फ्रोनो। तो चलिए देर नहीं करते, आज की खूबसूरत और दिलकश एपिसोड का आगाज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे सन ब्लॉक नहीं लगाया था स्कर्दू में, तो जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई है। तो ये बच्चों ने कुछ मास्क वगैरह लगाया कि पापा ये 2-3 दिन लगाएं तो उसके कुछ गुजारा हो जाएगा। अब कल से मैं जो है सन ब्लॉक लगाना शुरू करूँगा। स्कर्दू में धूप बहुत तेज़ थी, स्किन को जला देती है, आल्दो हवा बहुत ठंडी थी, आपको इवन जैकेट पहननी पड़ती है। तो सन ब्लॉक यहाँ पे आपको ज़रूर लगाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम स्कर्दू। आज का प्लान हमारा खपलू जाने का है और खपलू में मल्टीपल मुकामात है जिसको देखने का इरादा है। इस वक्त हम कारगिल स्कर्दू रोड पे आ चुके हैं, जो कि स्कर्दू सिटी से मेरे ख्याल में शायद 5-6 किलोमीटर की ड्राइव पे होगी या ऐसे भी शायद कम। और यहाँ से हम सीधा अब जा रहे हैं खपलू की तरफ। तो चलिए खपलू के रास्ते के बारे में भी आपको बताते हैं और खपलू में क्या क्या देखने को है वो भी तसल्ली से आपको बताते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं अपने कारोबार ज़िंदगी के लिए वो भी निकले हुए हैं। सिटी में थोड़ा सा रश था। अच्छी बात यह है कि स्कर्दू में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, सुबह सुबह लोग कामों पे चले जाते हैं। और रात को हम जब निकले तकरीबन आपके 9 बजे का टाइम था, तो सारा बाज़ार बंद हो चुका था सिवाय चंद एक मेडिकल स्टोर के या कुछ एक रेस्टोरेंट्स के अलावा बाकी तमाम शहर 9 बजे बंद हो चुका था जी। खपलू स्कर्दू से तकरीबन 100-110 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल एक सफ़र है, जिसको तय करने में गूगल जो दिखा रहा है तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट हैं। इसकी वजह शायद ये कि रोड पे टर्न बहुत होंगे, शायद थोड़े बहुत रोड के पैच ख़राब होंगे, जिसकी वजह से 2-2.25 घंटे का टाइम हमें तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए लगेगा। हवा है ठंडी ठंडी, मौसम है काफ़ी सुहाना। हमारे सामने ये टर्न आ गया है। अगर आप यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ें तो आप चले जाते हैं सफरंगा डेजर्ट को क्रॉस करते हुए शिगर वैली में, ये जगह जी। लेकिन हम सीधा जाएंगे खपलू की तरफ और इसी रोड पे लद्दाख भी आता है, कारगिल भी आता है और K2 सामने से भी आ सकता है, आप शिगर वैली से भी जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है जी। भी हम सीधा जा रहे हैं खपलू की तरफ और इसी रोड पे सफ़र करते हुए सियाचिन भी आता है, K2 भी आता है, कारगिल भी आता है। तो कारगिल इज़ अ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और कारगिल से पहले जो वैली आती है उसे खड़मंग वैली कहते हैं। और खड़मंग वैली में 2 मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हैं, एक खुमश वाटरफॉल जो बिल्कुल कारगिल बॉर्डर के साथ है और दूसरा मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है लेकिन खूबसूरत जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। और उससे फर्दर आगे खुमश वाटरफॉल आती है। तो ये 2 वाटरफॉल आपको खड़मंग वैली में देखने को मिलती है। आगे जाके मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि जहाँ से आप मुड़ के खड़मंग वैली भी जा सकते हैं। लेकिन आज हमारा इरादा खपलू जाने का है, तो खड़मंग वैली हम नहीं करेंगे, हम सीधा खपलू वैली जाएंगे जी। हम जी आराम आराम से बड़े प्यार से जा रहे हैं और मौसम बहुत ठंडा है। इवन अगर आप कैमरा बाहर निकालें और थोड़ी देर में आपके हाथ शल हो जाते हैं। धूप तेज़ है, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि धूप जला देने वाली है। आपके पास सन ब्लॉक होना चाहिए, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं उन तमाम जगहों पे जो एक्सपोज टू सन है, आपके नेक के अराउंड, आपके फेस पे, आपके हाथों पे। अगर आपने हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी तो पूरे बाजू को, वैसे वो मैं रिकमेंड नहीं करता, फुल बाजू वाली शर्ट्स पहने तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो धूप बहरहाल जला देने वाली है जी और हवा बहुत ठंडी है। और इस मौसम में जैसे मैंने आपको भी दिखाया कुछ पहले शॉट में कि बिल्कुल जो दरियाए सिंध है उसका पानी भी नीला नज़र आएगा आपको। और दरिया सिंध की हिस्ट्री क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। इंशाल्लाह इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी क्योंकि मुझे ज़रा इंटरेस्ट था कि ये जो दरिया इंदस है ये कहाँ से फ़्लो करना स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में किसी जगह रुक के इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ इंशाल्लाह। आपको काफ़ी बड़े बड़े पत्थर इस रोड पे नज़र आएंगे। मुझे तो यकीन है किसी ज़माने में जो दरिया सिंध का पानी है
ये पहाड़ों तक शायद होता होगा। वक्त के साथ अल्टीमेटली पानी कम हो गया होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे पत्थर बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, इस बात की निशानदही करते हैं कि पहले दरिया सिंध यहाँ से बहता होगा। ये जो पत्थर है ये दरिया के अंदर होंगे। हम चलें तो हमारे संग संग नज़ारे चलें। हम जी गोल पहुंच चुके हैं और यहाँ से लिखा है खड़मंग वैली 40 किलोमीटर दूर है। आगे से एक टर्न आएगा, अगर आप वहाँ से सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आप खड़मंग वैली में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे मंठोका वाटरफॉल और खुमुश वाटरफॉल मौजूद है। और गोल की बुलंदी सतह समुद्र से 7,693 फुट की बनती है जी। यहाँ से सुनने में है कि जो रोड है ना वो इस तरह की है कि वो गोल घूमना पड़ेगा, तो इसलिए गोल जगह का नाम रखा गया शायद। तो चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा है या खाली ये सुनी सुनाई बातें हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंड करना पड़ा है हमें और रोड काफ़ी कर्व में है। और जी हम अच्छा, यहाँ पे आपने स्पीड नहीं लगानी जनाब, क्योंकि एक तो रोड बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। सामने से गाड़ी आ रही हो तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब ये रोड एकदम ऊपर जाती है तो आपको नहीं पता कि रोड आगे से राइट टर्न कर रही है, लेफ़्ट टर्न कर रही है कि नीचे जा रही है। तो जब आप असेंड कर रहे हो तो ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा, वो थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अब देखें ये जो गोल है ना, गोल जगह बाद ये वाकई गोल गोल चक्कर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप गोल ही घूमते जा रहे हैं, डिसेंड भी कर रहे हैं और गोल घूमते जा रहे हैं। अब आप देखें गाड़ी एकदम से सामने आई है, वो स्पीड में थी, तो ये देखें इस तरह का फिर ये रिस्की मामला यहाँ पे हो सकता है। अब ये बड़ी खूबसूरत जगह आ गई है, दरख्तों का झुंड है और यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी फसलें आपको नज़र आएंगी, सब्ज़ा नज़र आएगा। स्कर्दू की जो ख़ास बात है वो यही है कि बंजर पहाड़ के बीच में एकदम सब्ज़ा आ जाएगा, नखलिस्तान सा आ जाएगा, फिर बंजर पहाड़ आ जाएंगे, फिर उसके बाद नखलिस्तान सा आ जाएगा। तो ये चीज़ स्कर्दू को ना बड़ा मुमताज़ करती फ्रॉम अदर नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। ये हम किसी छोटे से एक बाज़ार से गुजर रहे हैं जी, और इसका नाम गोल ही है। ये अभी गोल से ही हम गुजर रहे हैं, उसका बाज़ार है गोल का। लीजिए जी, हम अपने एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। चेक पॉइंट में अगर आप देखें, आपको सीधी तरफ लिखा आ रहा है वेलकम टू खड़मंग वैली लैंड ऑफ वाटरफॉल एंड फोर्ट। अब इसके अंदर लिखा हुआ है खुमुश वाटरफॉल 17 किलोमीटर की दूरी पे है। मंठोका वाटरफॉल जो है वो तकरीबन आप कह लें कोई 20-25 किलोमीटर कम होगा। फिर यहाँ पे गोरशे लेक भी है और खड़मंग फोर्ट भी है। तो ये खड़मंग जा रहा है और ये सामने जो है ये गांची स्टार्ट हो रहा है और गांची के क्रॉस करते हुए हम आगे वहाँ जाएंगे खपलू। हम जी इस बिल्कुल ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, जिस ब्रिज के क्रॉस करके हम खपलू की तरफ जाएंगे। और दरिया सिंध देखें कितना खूबसूरत, साफ़ और शफाफ, ग्रीन कलर और ब्लू कलर का एक हसीन इम्तजाज आपको इस दरिया में नज़र आएगा जी। और ख़ूबसूरत लैंडस्केप है जी। यहाँ से हमने जाना है जी। इस पॉइंट से मंठोका वाटरफॉल तकरीबन आप आधे घंटे 35 मिनट में पहुँच जाते हैं। और अगर यहाँ से खुमुश वाटरफॉल जाना है, जो कि रास्ता यही है, तकरीबन 2 सवा 2 घंटे का टाइम आपको लगेगा। ये मैं यहाँ के पुलिस के नंबर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, हुसैनाबाद के, जो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर रब्ता करके आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं जी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। इस मुकाम पर इंडस और श्योक रिवर्स आपस में मिल जाते हैं। जो ही आप पुल क्रॉस करते हैं तो आगे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको अपनी एंट्री करवानी है, बेसिक पार्टिकुलर्स बताने हैं। तो स्कर्दू में मल्टीपल जगहों पे रोक के बड़े अच्छे अंदाज से आपसे सारी डिटेल पूछते हैं। आपका आईडी कार्ड, कितने लोग हैं, गाड़ी का नंबर, मेक और तमाम चीज़ें, कहाँ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी उनके पास रेडली इंफॉर्मेशन मौजूद हो। रास्ते में जी एक पॉइंट आया है, लकड़ी का पुल है और इसके नीचे खूबसूरत ग्रीनिश ब्लूइश इंडस रिवर जो है वो बह रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ज़रा एक पुल को क्रॉस करें, फील लें और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें वगैरह बना लें।
रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मतलब जहाँ पे बेइंतहा खूबसूरती है। अब आप मेरे पीछे ड्राइंडर्स देखें, ये लकड़ी का झूलता हुआ पुल देखें, सुभान अल्लाह क्या कहने। दिल कर रहा है कि यहाँ थोड़ा सा भाग के देखें, चले। इसी दरिया के पानी को यहाँ के लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए भी। लुक एट द व्यू जी, हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, आई थिंक वाड़ी नाम है, और दोनों तरफ खूबसूरत सफ़ेदे के दरख्त हैं, लॉन्ग एंड टॉल, और बीच में खूबसूरत रोड। कितना बेहतरीन नज़ारा है जी। मैं इस नज़ारे को भी आपसे शेयर कर रहा था ताकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो पूरे रास्ते की। इन तमाम दरख्तों पे नंबर लगाए गए हैं इसको इंश्योर करने के लिए ताकि ये जो है कोई दरख्त काट ना सके। ये जी कैस्काड रिजॉर्ट्स आ गए। सर वेलकम। साहब जी वापसी पे आएंगे, मैं तो डर गया, मैं कहा पुलिस हमें रोक रही है। नहीं सर, ऐसे कोई मसला जज़ाकल्लाह। वापसी पे आते भी हमारा नहीं है, ऐसे कोई आपको बंदा नहीं मिलेंगे सर। आपको जज़ाकल्लाह। नहीं, मैं जीबी से हमेशा बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, वापसी पे ज़रूर आएंगे खाना खाने के लिए। चलो जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। शुक्रिया। वो जिस तरह सलूट लगाया मैं तो डर गया, मैं कहा ये तो पुलिस वाले कह रहे भाई क्या कर रहे हो। लेकिन इट्स सिंपल ऑफ रिस्पेक्ट कि वो मेहमानों को रिस्पेक्ट दे के कह रहे थे जी आएँ हमारे ये रेस्टोरेंट ट्राई करें। वापसी भी देखते हैं कि मौका हुआ तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। जनाब खपलू हमसे तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन सब्ज़ा बेहतरीन किस्म का शुरू हो चुका है। रोड के अतराफ में बड़े खूबसूरत दरख्त हैं और मल्टीपल ग्रीन कलर के शेड्स भी हैं और बेहतरीन लैंडस्केप है जी, ज़बरदस्त। स्कर्दू के अंदर देखें आपको सब्ज़ा, पहाड़, बर्फ़, सहरा, पानी, सब कुछ एक ही जगह पे मुयस्सर है। आबशारें, झीलें, और स्कर्दू में अगर आप महीना भी लगाएं, अगर स्कर्दू को एक्सप्लोर करना हो तो शायद वो एक महीना भी आपके लिए कम हो। अभी भी बहुत सारी जगह स्कर्दू में हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो लोकल लोगों की को तो जानते हैं लेकिन अभी तक दुनिया ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। और बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग करके ही जाया जा सकता है, लेकिन वो बेहद खूबसूरत हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे। मैंने काफ़ी डिटेल्स ली हैं यहाँ के लोकल लोगों से, कुछ दोस्त भी थे यहाँ के, तो कुछ ऐसे इलाकों के रिहायशी थे, उनसे मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने बहुत सारी जगहों के बारे में बताया जो कि मैंने नोट कर ली। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी ने परमिट किया, इतना टाइम हुआ तो कोशिश करेंगे कि इन जगहों को एक्सप्लोर करें। लेकिन आप यकीन करें कि मैं अभी से उदास हुआ था कि 2-3 दिन रहते हैं अभी वापस जाने में, लेकिन मेरा दिल वापस जाने को नहीं कर रहा। और मेरे साथ बच्चों की भी यही हालत है कि वो उदास हैं कि हम 2 दिन बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन एनीवे जी, दिस इज़ द लाइफ। स्कर्दू में हम अपने दिन बड़े बेहतरीन अंदाज से गुजार रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। आप रोड का लैंडस्केप चेक करें जी। आगे से बहुत सारी जगह। मेरे ख्याल में खपलू में ही हमें कुछ मिलेगा, यहाँ तो भी रास्ते में कुछ नहीं है। देखते हैं आगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ठीक है, अभी आगे जाना। ये वही जगह जो आपने देखी थी, वाड़ी कुड़ो वैली, यही है? नहीं है कुड़ो वैली यार। आई थिंक दिस इज द कुड़ो वैली। कंफर्म वो आ गया कुड़ो वैली। झूठ में नहीं बोलती। कुड़ो वैली आ गया जी, कुड़ो वैली आ गया। ये जी हम कुड़ो वैली पहुंच चुके हैं और यहाँ से एक पुल भी जा रहा है जो कि सीधा आपको
कोडो वैल्यू में ले जाएगा। गाड़ी की जगह है, सोना ये जगह भी खूबसूरत है। पहले खपलू वगैरह हुए तो रास्ते में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको भी एक्सप्लोर करने की। फिर वंस अगेन बेगम साहब पहले कहती हैं आलू लेके जाने हैं, अब यहाँ बर्तन नजर आई, कहती यहाँ के बर्तन लेके जाने हैं। फिर कपड़े नजर आए, कहती यहाँ के कपड़े लेके जाने हैं। मैंने इनसे कही मेहरबानी करें, बस टूर पे फोकस करें। और क्योंकि देखें स्कर्दू का टूर जो है अगर आप सोलो आते हैं तो थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है। आपके पास और ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसके अंदर नेटको की बसेस चलती हैं, स्काईवेज़ की बसेस चलती हैं और डेवो भी चलती है। 4,500 से 5,000 पर पर्सन किराया है और आराम से आपको वो स्कर्दू मिले आता है। यहाँ से फर्दर आप लोकल गाड़ियाँ भी हायर कर सकते हैं और बाइक वगैरह किसी से लेके तो आप ख़ुद भी जगह विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप सोलो आना चाहें तो फिर आप बड़ा इकनॉमिकल जो है ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आएंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि जगह बहुत दूर है और आपको हर जगह के लिए गाड़ी चाहिए सारा कुछ, तो थोड़ा सा एक्सपेंस फिर आपका यहाँ पे आता है। कपलू से तकरीबन 23 किलोमीटर पहले खरफाक एक जगह आएगी, इस पे लिखा भी हुआ है कि बुलंदी 8,534 फुट है। यहाँ पे खरफाक लेक भी है जिसके लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे की हाइकिंग करनी, तो फिर आप उस लेक पे जा पहुंचते हैं। इसमें देखें एक इंटीमेशन लिखी है कि खरफाक झील पे जाने वाले हजरात को मुतला किया जाता है कि 24 घंटे कबल मुकामी तंजीम को आगाह करते हैं, बस सूरत दीगर पेश आने वाले किसी भी वाक़े के जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ भी लकड़ी का देखें काफ़ी बाजार है जहाँ पे लकड़ी के तमाम दरवाजे, खिड़कियाँ और ये सारी सफ़ेदी की लकड़ी, जो लंबे लंबे दरख्त आपको नज़र आए हैं वीडियोस के अंदर, और ये काफ़ी ठोस लकड़ी है और सीधी लकड़ी है तो इस पर वेस्टेज कम आती है और उसी से लोग सारी जो है अपना फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ इसी से बनाते हैं जी। दरख्तों के झुंड के बाद ये अब पत्थरों वाला सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और मैं फिर आपको बताता हूँ जो मेरी सोच कहती है या मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी ज़माने में दरिया ज़रूर गुजरता होगा, दरिया के अंदर ये पत्थर होंगे क्योंकि ये बाक़ियात दरिया की ही जो है वो महसूस होती हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस का नंबर है वो है 1422। जगह जगह आपको साइन बोर्ड नज़र आएंगे। किसी भी परेशानी की सूरत में ये टोल फ्री नंबर है 1422। आप कॉल करके अपनी लोकेशन बता के पुलिस को मदद के लिए बुला सकते हैं। तो यहाँ की टूरिस्ट पुलिस जो है आपकी मदद के लिए फिर आ जाती है। तो 1422 नंबर आप याद रख लें। बीच में अभी तक सिर्फ दो एक पैच आए हैं, लेकिन गाड़ी आराम से निकल जाती है, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरह की गाड़ी कपड़ों तो कपड़े आराम से आ सकती है जी। ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया है लेकिन कोई इतना ख़तरनाक नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि अगर बारिश हो स्कर्दू में तो जगलोट स्कर्दू रोड पे, बेशाम रोड पे काफ़ी लैंडस्लाइड होती है। अच्छा, गर्मियों में इतना मसला नहीं होता क्योंकि गर्मियों में पहाड़ वैसे ही खुश्क होते हैं और अगर बारिश थोड़ी सी हो भी जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लैंडस्लाइड के खदशात कम होते हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हो तो वैसे ही जगह नरम होती है, थोड़ी सी बारिश भी फिर काफ़ी लीथल हो सकती है। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम जब इस्लामाबाद से स्कर्दू आए, नॉन स्टॉप सफ़र की हमने 21 घंटे में पहुँचे। जो पैच था 5 से 6 घंटे का दासू बेशाम वाला, जिसमें वो 2 डैम भी आते हैं बीच में, वो बहुत ख़राब रास्ता था, उसने मतलब बहुत तंग किया हमें। लेकिन रास्ते में काफ़ी जगह हमें पत्थर नज़र आए पड़े हुए। शुक्र है कि हमारे सामने कोई लैंडस्लाइड नहीं हुई, लेकिन मुतअद्दिद जगहों पे मैं अगर काउंट करना चाहूँ तो तकरीबन 10 से 12 ऐसी जगह होंगी जहाँ पे रोड पे हमें पत्थर पड़े नज़र आए, जो कि बताते थे कि ये पत्थर हाल में ही वहाँ पे गिरे हैं। तो इस रोड पे लैंडस्लाइड का मसला रहता है। गर्मियों में चांसेस कम होते हैं, सर्दियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। मानसून के सीज़न में तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी स्कर्दू के सफ़र पे आएँ या हुंजा के सफ़र पे आएँ या गिलगित के, तो 1 से 2 दिन का बफर टाइम अपने पास रखें कि अगर लैंडस्लाइड होगी तो उसको क्लियर करते 1 आध दिन या 2 दिन लग जाते हैं। तो बफर टाइम 1 से 2 दिन का आपके पास होना चाहिए। मैं खप गया हूँ यार, सबके साथ खप गया हूँ, इसीलिए मैं खपलू जा रहा हूँ। क्या बात है जी, वादी बिल्कुल खुल चुकी है और खूबसूरत हो गई जी। पहाड़ों का एक सिलसिला, खत्म होने वाला सिलसिला। और वो इशाल ऊपर देखो कि वो ब्लॉसम वो कोने पे नजर आएगा, आपको नजर आए।
अल्लाह की कुदरत है जी कि इतने बंजर पहाड़ों के अंदर मतलब नखलिस्तान के नखलिस्तान आपको नजर आएंगे। पहाड़ों के अंदर जहाँ को सब्जा नहीं वहाँ पे दरख्त आपको खिले नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रास्ते की मिल जाए, वरना अमूमन बहुत सारी कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं। तो खैर लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि रास्ते को ज़्यादा कवर करना चाहिए ताकि इस तरह के ट्रेन को लोग देख लें कि रास्ता किस तरह का है और एक ऑनेस्ट व्यू लोगों को देना, अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स दूं लोगों को, अनफिल्टर्ड। और बेटा अब ये देखो ना कि मेरे किसी वीडियो में कोई झूठ आपको नज़र नहीं आएगा। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, जो है बस वही बता रहा हूँ मैं। लोग तो ये करते हैं कि झूठे एक्सीडेंट दिखा देते हैं, पूरा वो गेम प्ले बनाते हैं और सारा। तो हम ऐसा नहीं करते। शायद यही वजह है कि हमारे व्यूज़ कम है, लोगों के व्यूज़ ज़्यादा है। लेकिन बड़ा हाँ बेटा, क्वालिटी वर्क करना चाहिए। तो बस डू योर बेस्ट। हम कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, हम तो हो गया ना हुआ तो बस अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने हमारे थोड़े जाने वाले हैं 10, 15, 20, 50, 100 बस वो भी हमारे लिए काफ़ी है। अब जो एसफाल्ट रोड तो ख़त्म होगी, एक थोड़ा सा कच्चा रोड है, लेकिन रोड हमवार है। हमवार से मुराद ये है कि पत्थर तो हैं लेकिन आप आराम से जा सकते हैं। स्कर्दू से खपलू जाते हुए इतने खूबसूरत नज़ारे रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं कि आपके मुंह से बेख्तियार निकलता है सुभान अल्लाह। जब 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस खपलू से रह जाता है तो आप देखें रोड सारी जिगजैग वाली है। तो इस पे कुछ बड़े शार्प टर्न है, तो इसमें अपनी गाड़ी को बड़े आराम से चलाना है। ओवर स्पीडिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते। लीजिए जी, खपलू की हद का आगाज़ हो चुका है, लेकिन खैर गूगल मैप तो अभी भी दिखा रहा है कि 16 किलोमीटर जो है वो यहाँ से दूर है, लेकिन आगाज़ हदूद खपलू हो चुका है जी यहाँ से। और यहाँ से रोड भी बहुत बेहतर हो चुकी है। एसफाल्ट रोड है, दोनों साइड पे मार्किंग की गई है रोड की तरफ, और खूबसूरत जगह जी अनडाउटली। नीला सब्ज दरिया इंडस हमारे उल्टे तरफ है, सीधे तरफ हमारे पहाड़ है और बीच में रोड, और रोड के ऊपर हम तड़रम पम पम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खपलू पहुंच चुके हैं और ये आपको खपलू का बोर्ड नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है खपलू द दरवेश गेट। सो जी, वी एंटर्ड खपलू। आगे कुछ चेक पोस्ट है, पता नहीं, हाँ ये पुलिस शायद एंट्री करेंगे जी। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब हमने कहाँ पे जाना है? खानकाए मौला सीधी तरफ है, ठॉक्सकर फोर्ट ट्रैक भी सीधी तरफ है, चेचन मॉस्क भी सीधी तरफ है। खपलू में देखने को बहुत कुछ है। सबसे पहले खपलू वैली और गांव इटसेल्फ, चेचन मॉस्क, इसके अलावा खपलू फोर्ट, ठॉक्सकर व्यू पॉइंट, इसके अलावा खपलू के बिल्कुल साथ सेलिंग वैली और सोगा लेक भी है, जिसके लिए आपको अगली एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। हम जी सीधी तरफ मुड़ के ऊपर की तरफ आ गए हैं। इसी जगह पे चेचन मॉस्क भी है, खपलू फोर्ट भी है, और ठॉक्सकर व्यू पॉइंट शायद यहाँ पे नहीं है, उसके लिए वापस हमें दूसरी रोड पे जाना पड़ेगा। पर एनीवे वो आगे जाके पता करते हैं और देखते हैं। बड़ी हिस्टोरिकल जगह नहीं है और बड़ा इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत से इन्फ्लुएंस थे। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है वो यही है कि खपलू का शहजादा तिब्बत की शहजादी से शादी करके जब वापस ला रहा था तो रास्ते में शहजादी का इंतकाल हो गया।
तो यहाँ पे तिब्बतन इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको। अक्सर लोग भी ऐसे नज़र आएंगे कि आपको उनकी अंदर झलक नज़र आएगी तिब्बत के लोगों की तरह। पीसफुल रोड है जी, वेरी पीसफुल एरिया। आप खुद ही आपस में बातें करें, अदरवाइज आपको पत्तों के शोर के अलावा, दरिया के पानी के शोर के अलावा कुछ भी और आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी। नहीं, खबलू फोर्ट इसी रोड पे उल्टे हाथ पे आएगा, चचन मॉस ऊपर जाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, इतना फ़र्क नहीं है। अब ये दो जगह आ गई हैं, एक रोड नीचे जा रही है, एक रोड ऊपर जा रही है। मैं हम पहले हम ऊपर चलते हैं, यहाँ को आदमी हमें नज़र नहीं आया, वरना मुझसे रास्ता पूछ रहे थे कि ऊपर वाला रास्ता कहाँ जा रहा है, नीचे वाला रास्ता कहाँ पे जा रहा है। बहरहाल ऊपर वाले रास्ते की तरफ हम आ गए हैं, देखते हैं। बहुत खूबसूरत जगह जी, बहुत बेहद खूबसूरत जगह जी, सुभान अल्लाह जी। ये जी यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों की ये जगह सी बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे सब्जियां काश्त करते हैं। और सामने ये जो आपको एक थोड़ा सा ये राहदरी सी, ये चार दीवारी सी नजर आ रही है, मेरे ख्याल में वॉशरूम है। वो बेटे की वॉशरूम आ गया तो उसको मैंने वहां भेज दी, मैं जाओ बेटा लघु शंका करो जाके वहां। अभी यहाँ से ये बरामद होगा, फिर आपको दिखाएंगे। हाथ धो लो वहीं से। अब यहाँ पे किसी भी जगह रुक जाएं और अपने टाइम को एंजॉय करें जी, खूबसूरत जगह। ये छोटा सा गांव सा आ गया, उसके अंदर से हम गुजर रहे हैं जी। ये जी अब चौक आ गया, इस चौक से हम ऊपर चलेंगे तो हम चेचन मस्जिद और खपलू फोर्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम ऊपर टर्न करेंगे जी। ये हम यहाँ से टर्न करके आगे हैं ऊपर। अच्छी खासी चढ़ाई है जी, रोड बना हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन स्टीप चढ़ाई है। और आपको यहाँ पे लॉजेस भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस भी रास्ते में हमने काफ़ी देखे हैं। लोकल से ज़्यादा फॉरेनर्स को अभी तक मैंने यहाँ पे देखा है, जो कि पैदल ट्रैकिंग करके मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं। लोकल टूरिज़्म या लोकल टूरिस्ट में मतलब हम लोग अभी अपने आप को अगर काउंट करें, इसके अलावा तो और मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन फॉरेनर्स मुझे 3-4 यहाँ पे नज़र आए हैं जी। बहुत खूबसूरत वैली है जी, दरख्तों के खूबसूरत कलर्स और डिफरेंट कलर के फूल, और सुभान अल्लाह खूबसूरत। यानी आप कहते हैं जिन यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, इनके चीक इसलिए रेड होते हैं कि यहाँ पे हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और बॉडी आपकी अडॉप्ट कर जाती है उसके साथ। तो अगर हम रहे तो हमारे गाल भी लाल हो जाएंगे। आपके नहीं होंगे, आपके साथ साथ बॉडी ड्रॉप कर लेगी, लेकिन इनकी तरह तो कभी नहीं होंगे। इनकी तो जीन्स में है ना, इनकी यहाँ ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी पूरी करने की बॉडी। जनाब अच्छी खासी चढ़ाई है और मुसलसल चढ़ाई है, तो आपको थोड़ा केयरफुल ड्राइव करना है। यहाँ पे छोटे गियर में गाड़ी चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है, खैरियत से? बेटा वो चचन मस्जिद किधर है आपकी? चचन ये चौक पे है ना, इस साइड पे जाओ। मैं गलत आ गया हूँ? हाँ जी। जनाब हम थोड़ा इस रोड पे आते आते ऊपर चले गए थे, वो गलत हो गया। इस रोड से आके फिर आपने यहाँ पे मुड़ना है। यहाँ पे ये रोड सीधी चचन मॉस्क और खपलू फोर्ट जाएगी जी, जिसे कहते हैं एक प्रॉपर गांव की ज़िंदगी, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। एक तो लोग बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं यहाँ के जी, मतलब आपको, मैं अब रास्ता भूला तो एक खातून आ गई, वो बड़े अच्छे अंदाज से उन्हें सलाम दुआ की, रास्ता गाइड किया, पूछा। मतलब आई एम रियली अमेज्ड टू सी द पीपल इन खपलू, वेरी हेल्पफुल, स्माइलिंग फेस के साथ। बड़े मतलब मुनासिब लोग हैं जी, बड़े अच्छे लोग हैं। ये जी रास्ता आता है खपलू शहर से आता हुआ, और ये रास्ता खपलू फोर्ट जाएगा। पीछे आपको सफ़ेद पोश पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए। एंड दिस इज़ चेचन मॉशी, बहुत पुरानी मस्जिद है। यहाँ पे एक गाइड भी हमारे साथ मौजूद हैं जिसके बारे में हमें बताएंगे जी। ये जामिया मस्जिद चकचन है, जो कि अमीर कबीर सैयद हमदानी, वो हमदान से आया था, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की। तो यहाँ मस्जिद के गेट से अंदर शुरू होना है। तो पौने 800 साल कबल उन्होंने, एक बंदे ने तराश किया, इसके ऊपर एक स्टोन के एक पिलर इसको नस्ब किया हुआ है। तो ये स्टोन है पूरा, ये पिलर के तौर पर इधर खड़ा किया हुआ है। और ये मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से ऊपर तशरीफ़ ले जाएं तो पूरा मस्जिद की यह सीढ़ी है। इसके बाद मस्जिद के अंदरून में पहुँच जाएंगे। तशरीफ़ लाई, शुक्रिया। ये शूज़ इधर उतारें सर।
ये मस्जिद के दूसरे सहन की जो दरवाज़ा है, तो शुरू हो जाते हैं। ये सारे लकड़ के बने हुए मस्जिद है। ये मस्जिद की जो अंदरून की जो गेट है, ये मेहराब भी है। बैठ जाएं, हम थोड़ा सा 2-3 मिनट इस मस्जिद की हिस्ट्री आपको बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जो मेहमान हमारे जामिया मस्जिद चकचन की ज़ियारत के तशरीफ़ ला, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ। मैं इस जामिया मस्जिद चकचन के नायब इमाम हूँ। हम 400 साल से हमारे आबा व अजदाद इस मस्जिद की इमामत ख़ताबा संभाला हुआ है। तो ये जामिया मस्जिद चकचन जो कि मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद अहमदानी रहमतुल्लाह अलैह, वो हमदान ईरान के रहने वाले थे। वो गवर्नर का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया। तो कश्मीर से ये संगलाख पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन पौने 800 साल कबल 783 हिजरी की बात है। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुत मत थे, बुद्धिस्ट थे। तो ये तारीख़ के किताब में लिखा हुआ है। यहाँ नीचे बुद्धिस्ट के एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल के ऊपर उन्होंने लोहे के गोरा बना हुआ था। उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। तो उनके साथ मुबसा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक गोरा बना हुआ है, उसको हम गर्म कर देंगे। अगर आपके दीन इस्लाम में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाली गोरे के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में इस खपलू को 3 मरतबा चक्कर मारें। उस चैलेंज को वह अल्लाह के वली ने कबूल करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के हुक्म से वो गर्म वाली गोरे के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में चक्कर मार के जब यहाँ तशरीफ़ लाया, तो वो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे। वो जादू करते थे, वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। तो अल्लाह के वली ने अपने शूज़ को हुक्म दे के आसमान की तरफ छोड़ा। तो वो बुद्धिस्ट के गाल पर मारते उसको फिर वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी। तो इस मस्जिद का नाम रखा है शेख चंद। शेख चंद बत्ती लैंग्वेज में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर भी उसी ज़माने का है, ये सारे नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। तो आजकल कोई ऐसे आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइनर ये नहीं बना सकते हैं, या अल्लाह के वलियों ने बनाए। उस वक्त ने फैसिलिटीज़ भी नहीं थे, ना औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद ये अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाके में एक तारीख़ी एक लकड़ की एक मस्जिद तामीर की। तो ये मौजूदा करामात वाली मस्जिद है। इसमें कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी मसला हो, सदक़े दिल से इतिक़ाद से अल्लाह से दुआ मांग के चले जाए, इंशाअल्लाह उसके हाजत पूरी हो जाती है। लोगों का इतिक़ाद है, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने बाउज़ इस मस्जिद की तामीर की। इस मस्जिद के अंदर 6 अज़ानें होते हैं, एक तहज्जुद के अज़ान होते, 5 वक़्त नमाज होते, जुमा होते, ईदें होते, तरावीह होते, इतिकाफ़ नशीनी होते। अल्लाह के विर्द वज़ाइफ से तर होकर बना हुआ मस्जिद है। इसके बीच में एक मीनार भी है, बाहर छत से आपको दिखाता हूँ। तो इसकी भी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा है। वह अल्लाह के वली लोग इनको बनाते बनाते अल्लाह का ज़िक्र करते थे, हाथ रानों पे रखे अल्लाहू करते थे। लफ्ज़ अल्लाहू को दिल को मारते, दिल को वाश करते, दिल को तस्किया देते, तस्किया नफस करते, शैतान को निकाल लेते थे। इसलिए उन्होंने बीच में एक मीनार बना हुआ है। मुख्तसर इस मस्जिद के हिस्ट्री के साथ यहाँ अमन है, सुकून है। कोई डिक्टी, कोई चोरी, कोई क्राइम, कोई ऐसे मजहबी इशू नहीं है। इस्लाम चाहता है, कलिमा चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है। माँ बहनों बच्चों के साथ दुआ सलाम करते हैं। यहाँ का एक कल्चर है। यहाँ के सीज़न में यहाँ के फल खुबानी, शहतूत, चरी वगैरह रास्ते में नज़र आए, इंजॉय भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं बगैर चार्ज के। यहाँ का एक कल्चर है। तो मैं इस मस्जिद की इमामत के वसातत से, आप मेहमान हैं, आपके लिए थोड़ा दुआ भी कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व हशुरना मअल मुत्तक़ीन वल अबरार।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू मिनल गम्मि कज़ालिका नुज्जिल मुमिनीन फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन अम्मा यजिबुल मुस्तरा इज़ा दअाहु व यक्शिफु सुआ अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना अल खैर तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 800 साल पहले इतनी खूबसूरत लकड़ी की मस्जिद को कितनी मेहनत से तामीर किया गया होगा और इसमें कितने साल लगे होंगे। बहरहाल इस मस्जिद में बैठ के हमें बहुत सुकून मिला और हमने काफ़ी सारा टाइम इस मस्जिद में स्पेंड किया, शुक्राने के नफल भी अदा किए और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी। सामने पहाड़ की चोटियों को हल्दी कोन्स कहा जाता है और इसके नीचे उल्टे हाथ पे जो सब्जा नजर आ रहा है, यही रास्ता सेलिंग वैली और सोगा लेक को जाता है, जिसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अब हम चेचन मॉस्क से निकल पड़े हैं खपलू फोर्ट की जानिब, जो सरीना के ज़ेरे इंतजाम अब चलाया जाता है। रास्ता क्योंकि तंग है इसलिए आप रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो सरीना ने ये किया है कि सरीना फोर्ट के थोड़ा सा आगे एक पार्किंग की जगह बनाई हुई है, वहां पे गाड़ी को पार्क करके फिर आप वापस खपलू यानी कि सरीना फोर्ट की जानिब बड़े आराम से पैदल चल के 5 से 6 मिनट में आ सकते हैं। ये जी सरीना की पार्किंग खपलू फोर्ट के बिल्कुल साथ ही आगे जाके सीधे हाथ पे, और आप देखें पीछे बहुत खूबसूरत व्यूज है जी। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके तो फिर आप पैदल खपलू जाएंगे जी। हार्डली 3-4 मिनट की वॉक होगी। और इसी रोड के एंड पे जो टुक्कर सी बनी हुई है उल्टे हाथ पे फिर आपकी सरीना खपलू की एंट्रेंस है। आपका स्वागत है खपलू में मौजूद सरीना खपलू फोर्ट में। सर्विस की टाइमिंग 9 से 2 बजे तक है जी। इसमें जी लिखे है सुस्त के अंदर भी सरीना बड़ी जल्दी खुलने वाला है जी, और हुंदा का भी सरीना होटल लिखा हुआ है जी। तो दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट, और यहाँ पे ये बैठने की जगह है जी, और सामने दिस इज द खपलू फोर्ट। सबसे पहले हम आपको जो है ना सरीना खपलू पैलेस में वेलकम करते हैं सर। और ये जो सामने नज़र आ रहा है सर, जो ओल्ड बिल्डिंग, ये यबगो खर के नाम से, यबगो यहाँ के जो रूलर फैमिली का जो नाम था वो यबगो फैमिली थे। जैसे आप शिगर जाएंगे तो अमाचा फैमिली होते थे, स्कर्दो में मकपोन का जो रूलर फैमिली होते थे, यहाँ पे जो रूलर फैमिली थे सर वो यबगो फैमिली। तो खर मीन्स हमारे लोकल ज़बान में जो है ना पैलेस को खर कहते हैं। तो ये इसके 3 मेन पोर्शन है। एक पोर्शन ये बिल्डिंग है सर, दूसरी पोर्शन ये दरबार घर है, तीसरी पोर्शन ये जो रिसेप्शन एरिया, ये मेन एंट्रेंस एरिया और रिसेप्शन एरिया ये सबसे पुरानी है। ये 400 साल पुरानी कह रहे हैं सर। ये रिसेप्शन उस वक़्त जो अस्तबल हुआ करते थे, जो पोलो खेलने वाले घोड़े बांध के रखते थे, अभी इसको रिसेप्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी जो आप यहाँ आ जाएँ सर, मैं आपको जो तो ये जो पैलेस है, ये जो सामने वाला, ये 1840 में बिल्ड हुआ है।
1840 से पहले जो थोकसिखर के नाम से फोर्ट था सर, वो माउंटेन के ऊपर था, वो यहाँ से आपको नज़र आता है। 1840 से पहले वहाँ पे था, वो डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ करते थे। तो 1840 से पहले वहाँ पे था। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से डिसमेंटल करवा के यहाँ पे बनाया गया। उस वक्त कह रहे हैं कि वहाँ से बड़ा सा गोल पत्थर गिराया था, कि अंदाज़ा करने के लिए ये पत्थर कहाँ तक जाकर रुकता है। उससे मज़ीद 600 मीटर डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे पैलेस बनाया गया है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे 3-4 दिन लगातार बारिश होती है, तो यहाँ से सराउंडिंग से लैंडस्लाइडिंग होती है, तो पत्थर यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। और ये जितने भी जो लकड़ियाँ यूज़ हुई इसके अंदर, जो पुराने जो कार्विड विंडो जो खूबसूरत जो कार्विंग जो लकड़ियाँ हैं, वो वहाँ 70% जो वुड है ऊपर से ला के उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। इसके अंदर आप देखेंगे वो जो बिल्डिंग्स पे पुराने जो खिड़कियाँ, दरवाजे, वुडन डोर, विंडो है, ये बिल्डिंग्स भी पुराने हैं। तो ये जो पोर्शन दरबार खार के नाम से है, ये उसके बाद बनी हुई है। ये उस वक्त गैदरिंग केचरी कोर्ट वाला जगह था। अभी ये स्ट्रक्चर वही है, लेकिन जो सेटअप डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ना ऊपर जो रूम्स है, यहाँ पे स्टेइंग गेस्ट रूम है, पुराने रूम्स थे लेकिन उसी शक्ल में दोबारा रिनोवेट हुई है। और यहाँ पे 15 रूम्स है गेस्ट रूम, और पैलेस के अंदर जो 6 गेस्ट रूम है, जो रॉयल फैमिली के जितने भी जो बेडरूम थे उसको गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया हुआ है। और ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर ये पार्ट ऑफ म्यूज़ियम है। यहाँ पे जो उस वक्त भी पब्लिक यूज़ करते थे, अभी भी जो है ना पब्लिक के लिए ये एज ए म्यूज़ियम ओपन हुआ। यहाँ पे डे विजिटर आते हैं तो यहाँ से एक दफ़ा राउंड लगा के फिर निकल जाते हैं। गेस्ट रूम भी है, और टॉप फ्लोर पे है सर। राजा, बिल्कुल सर, राजा रानी रूम भी ऊपर है। ये गार्डन है, ये उस गार्डन को छावनी कहते थे। तो राजा साहब यहाँ से स्पीच देते थे लोगों के लिए। ये भी गार्डन है सर। और नीचे वाला ये जो राजसर, ये भी गार्डन है। तो इनका अलग अलग लोकल ज़बान में नाम है। इसको राजसर कहते थे, इसको छावनी, ऊपर वाला गार्डन को चमन सर। ये जो दरवाज़ा है सर, ये जो सब पुरानी बिल्डिंग्स भी पुरानी दरवाज़ा है। ये अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है। और ये ऊपर से ला के उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया इसके अंदर। तो अब इसका जो ट्रेडिशनल जो लॉक सिस्टम है आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ सर। ये आ जाएं सर अंदर। ये इसकी जो लॉक सिस्टम था, तो ये उस वक्त का रिसेप्शन था। जो यहाँ पे काफ़ी जो विलेजेस है, तो यहाँ पे जो भी काश करते थे राजा साहब के लिए टैक्स की शक्ल में खराज, लगान वगैरह लेके आते थे। जो गंदुम, जौ, बाजरा जो भी काश करते थे उसके ऊपर राजा साहब के लिए हिस्सा लेके आते थे। उस वक्त ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं थे सर। तो लोग जो ना घोड़ों पे, याक पे चढ़ा के जो ना वो लेके आते थे पैदल। तो यहाँ इधर ये वेटिंग एरिया था, यहाँ पे लोग बैठ जाते थे। अंदर एडमिन पर्सन होते थे, वो 1 बाय 1 वहाँ से फिर रिसीविंग होती थी। और सबसे पहले आप लोगों के सर का ख्याल रखना होगा सर। दरवाजे छोटे छोटे हैं, घुस के जाना पड़ता अंदर। ये छोटा सा एक सिक्योरिटी रूम था। तो यहाँ से जो ना आते जाते इधर खिड़की से नज़ारा करते थे। ये भी पुराने गन्स है। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन जस्ट डिस्प्ले के लिए है। ये उस वक्त जो लकड़ी का है सर, ये एज इट इज़ तरह पुरानी है। ये सारे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। जो ज़्यादा ख़राब हो गया उनको दोबारा जो है ना वो चेंज किया सर, जो टूटे फूटे थे। लेकिन ज़्यादातर जो है ना पुरानी वाली एज इट इज़ तरह है। ये खेत को प्लान करने के लिए, पानी देने के लिए, हवा के ज़रिए दाने और भूसे अलग करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। ये खाद के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। ये फाइनल जब साफ़ करने के लिए ये बेलचे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये मेजरिंग जो टूल्स है, जो राजा साहब के लिए जो टैक्सेस आते थे हर इलाके से, तो इनके हिसाब से जो है ना वेट करके लेते थे। कोई 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो के हिसाब से ये ख़वातीन जो जाव साफ़ करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। ये अभी भी करते हैं, ये वाला इस यूज़ हो रहा है सर। हम लोकल ज़बान में इसको जो कहते हैं। यहाँ जो याक का जो नस्ल है, जो बड़े सींग वाले होते हैं सर, तो एक का जो है ना गर्दन इसके अंदर बांध के रखते थे, एक का इसके अंदर। तो यहाँ ये जो लेदर रोप है ये इसके सेंटर में लगते हैं। तो एक हाथ यहाँ पे पकड़े, एक हाथ में डंडी होती थी। तो जी जी
दोनों बांध के। ये हल चलाने के लिए था। ये इनका रेवेन्यू कलेक्शन पॉइंट था। तो ये वुडन प्लेटफॉर्म स्पेशली जो एडमिन पर्सन के लिए होते थे, वो जहाँ उस वक्त तो मुंशी के नाम से मशहूर था। तो मुंशी यहाँ पे बैठ के लोगों से इजारा रिसीव करके ये वेट के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। जी जी, ये मैं स्केल था लोकल पुराने ज़माने का। तो इनके हर लकीर का जो ना हर इलाके के नाम होते थे। तो इस हिसाब से वेट करके ये नीचे 3 स्टोरेज है सर। यहाँ से मुंशी पुट करते जाते थे इनसाइड 3 चैम्बर से, एक गंदम के लिए, एक जव के लिए, एक बाजरा के लिए अलग अलग स्टोर होते थे। और बैक साइड से निकालने का रास्ता था। मुंशी का काम था यहाँ से लोगों से रिसीव करके वेट करके यहाँ से नीचे पुट करते जाते। तो ये जो फ्लोर था सर, उस वक्त जो पब्लिक यूज़ हुआ करते थे, जो वर्कर्स जितने भी थे, इसके ऊपर जो उनकी मिनिस्टर फैमिली होती थी, टॉप फ्लोर पर रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली का इन आउट ऊपर से है। ये पब्लिक के लिए उस वक्त भी पब्लिक के लिए यूज़ हुआ करते थे, अभी भी ये डे विजिटर के लिए ये एज ए म्यूज़ियम जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी वजह से जो है ना काफ़ी जो है ना टूरिज़्म डेवलप हुए इस रीजन में। पहले लोगों को खपलू का कोई पता ही नहीं था, ये कोई शहर है या कोई खाने वाली चीज़ है, कुछ नहीं पता था। लेकिन खपलू पे सरेना खपलू पैलेस की वजह से अभी काफ़ी लोगों में शोर हुआ। यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाना शुरू किया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लोकल चलते हैं, यहाँ के जो स्टाफ है वो 90% लोकल रखे हुए हैं, उनको बेनिफिट जाता है। तो बाकी यहाँ पे ये और शिकर फोर्ट ये CSR प्रोजेक्ट ये कमा के टोटल प्रॉफिट में से लोकल कम्युनिटी को भी शेयर जाता है। जैसे आपने शिकर में सुना होगा सर, तो यहाँ पे 20% जो लोकल कम्युनिटी को भी जाते हैं, 10% बल्तिस्तान कल्चर फाउंडेशन उनको जाते हैं। बाकी जो सरेना को मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 1% देते हैं। बाकी जो ये बिल्डिंग मेंटेनेंस का स्टाफ की सैलरीज वगैरह में जो है वहाँ पे खर्चे हो जाते हैं सर का ख्याल रखना होगा सर। ये आपको स्टोरेज दिखाया था वहाँ पे। तो यहाँ से नीचे जाने का एक्सेस इधर से था। यहाँ से नीचे जाके जैसे ये भी छोटे छोटे स्टोर है जो ये यहाँ से ख़त्म हो गया तो नीचे से ला के इन खानों में स्टॉक करते थे और यहाँ से डेली सप्लाई होती थी। तो एक बंदे के यहाँ पे केरेंद की ड्यूटी होती थी, उसका काम था इन खानों में ख़त्म हो गया तो नीचे से ला के फिर यहाँ पे भर के रखते थे। ये भी एक किचन था। ये फायर प्लेस है, यहाँ पे ऊपर चिमनी बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। ये कुकिंग पॉट स्पेशली जहाँ का जो पत्थर का बना हुआ है, ये लोकल जो सूप के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। यहाँ पे विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर जो है ना ये सूप पीते हैं। बसली चाय यहाँ अवेलेबल नहीं है सर फ़िलहाल, लेकिन ओवरऑल जो है ना हमारे यहाँ आम जो है ना जो घरों में वही बस्ती जो चाय इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये इसका जो सूप का खासियत ये है, आप ये विंटर में आप ये पीते हैं ना सर, ये आप सूप ख़त्म होने तक आपका जिस्म जो है पसीना पसीना हो जाता है इसकी। जी जी जी। तो ये ख़वातीन जो है यहाँ पे जो कुकीज़ टाइप के ब्रेड बनाते हैं इसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए ये, हाँ ये कुकिंग पॉट्स है सर। ये फायर प्लेस से यहाँ चिमनी बना हुआ है और ये लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो चीज़ें कूटने के लिए और बाकी जो किचन की जो सर ये गिलास स्पून्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं सर। जो जग्स हैं ये तिबरील जो चाय के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, बीच में आग डाल के रखते हैं। साइडों में हमारी जो साटिस्टी होती थी हर वक्त चाय उसके अंदर गर्म होते थे, इसमें जायका चेंज नहीं होता है सर। जी जी। और जाम थर्मोस में 2 घंटे के बाद जायका चेंज होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ये यहाँ पे फैमिली मेम्बर इधर बैठ के अंदर से जो चाय सर्विंग होती थी वो यहाँ पे बैठ के चाय पीते हुए नीचे म्यूज़िकल प्रोग्राम कल्चर शो एंजॉय करते थे। हर दूसरे तीसरे दिन बाद लोग यहाँ पे जमा होते थे। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो डांस होते थे सर, तो वो फैमिली मेम्बर इधर बैठ के एंजॉय करते थे। ये सर जो दरवाज़ा है सर, ये स्पेशली उस वक्त रॉयल फैमिली के इन आउट यहाँ से हुआ करते थे। तो अभी स्टेइंग गेस्ट के यहाँ सबसे गर्म कमरा ये था। तो समर मंथ के लिए मुल्तान का टेम्परेचर मशहूर था उस टाइम पे, तो इसको मुल्तान कहते थे। अभी हेरिटेज स्वीट में कन्वर्ट किया हुआ। ये इनसाइड यहाँ पे जो क्वीन रूम होता है इसके अंदर कोई एक रूम दिखाई ना वैसे? ये अभी प्रेसिडेंशियल स्वीट में कन्वर्ट किया हुआ सर। कोई एक खाली है जो खाली है लेकिन लॉक है सर। नीचे जो रिसेप्शन पे सर जो इनका रूम एक दिखा देते रूम, ऐसे रूम है कैसे, ताकि इरादा हो कभी आने का तो आप देखें तो सही। वो मैं अभी चाबी चेक कर लेता हूँ अगर ठीक है सर। और ये जो पर्सनल गार्ड बैठने की जगह था उस टाइम पे। ये जो दरवाज़ा है ये क्लोज भी कर सकते थे।
ये बगैर परमिशन जो है ना कोई ऊपर नहीं आ सकता था। हाँ, इसको पायू जारो कहता था सर। ये उस वक़्त जो है ना यहाँ पे फैमिली मेम्बर इधर बैठ कर, ये साथ ही पोलो ग्राउंड है, वो घोड़े वाले जो फ्री स्टाइल के पोलो मैच खेलते थे, तो वो यहाँ से जो है ना इंजॉय करते थे। राजा साहब जीत गया तो उसका अलग बजाने वाला अलग ट्यून बजाते थे, हार गया तो उसका अलग ट्यून होते थे। इवन घोड़े से गिर गया तो भी ट्यून में चेंज हो जाते थे, तो वो फ़ौरन जो है ना सुन के इधर से इंजॉय करते थे। रफसल से बैठक मेहमान खाना को रफसल कहते हैं। ये छोगो जारो, छोगो मीन्स बड़े जारो का जो है बालकोनी टाइप की जो लकड़ी, ये है सर छोगो रफसल। अभी सामने जगह है ना, वहाँ जाना है आपको। ये छोगो जारोक है सर। अच्छा, ये भी जी जी जी। ये रॉयल फैमिली के लिए स्पेशली उनकी गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। ये जगह के लिए था। जी, ये सारे वही स्ट्रक्चर वही पुरानी वाली है। एक कार्विंग छत भी। जो ओरिजिनल रिस्टोरेटेड रूम है ना वो दिखाइएगा ना, जो प्रिजर्व किया है वो दिखाइएगा ज़रा। काफ़ी बड़ा फोर्ट है जी। यहाँ पे देखें, ज़ेर ज़मीन भी बहुत सारे तह खाने थे जहाँ पे अनाज भी स्टोर किया जाता था, कैदियों को रखा भी जाता था, रास्ते भी निकलते होंगे। तो बहुत सारा खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है जी। आप देख रहे हैं सर, ये शूज वगैरह, ये फीमेल शूज, ये लोकल जो ये आपके स्किन का बना होता है, और ये प्लेन में मेल शूज होते थे। और ये कमीज जो शीप को वूल से बनाते हैं सर, ये वाइट मेल के लिए और ब्लैक फीमेल के लिए इस्तेमाल होते थे। ये नीचे साहब कापूस हुआ करते थे। तो यहाँ पे कुछ पुराने कॉरेस्पोंडेंस यहाँ पे रखे हुए आपको दिखाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है जी। भाई। इस फोर्ट में देखने को इतना कुछ मौजूद है कि आप पूरा दिन बड़े आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट्स अ गुड फोर्ट ओवरऑल। हमने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा अच्छा हमें टूर करवाया गया खपलू फोर्ट का। रिच हिस्ट्री यहाँ पे प्रिजर्व की गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आकर को मिलती है। तो मेरे ख्याल में अब जब भी स्कर्दू आएँ, डू विज़िट खपलू। जगह भी खूबसूरत है और यहाँ पे ये फोर्ट तो मस्ट सी थिंग, इट शुड बी इन योर बकेट लिस्ट। इनसे हमने रिक्वेस्ट की, एक रूम उन्होंने खोल दी है जो कि प्रिजर्व किया गया है, आपको वो दिखाते हैं। दिस इज़ अ लिविंग रूम। अगर आप यहाँ पे आना चाहें, बेडरूम में, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और दिस इज़ द सिटिंग कॉर्नर, दिस इज़ द बेडरूम। दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत बालकनीज हैं, छत बहुत करीब है। तो दिस रूम इज़ गुड फॉर 5 to 6 persons. ये हम जी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वॉशरूम फैसिलिटी भी मिल जाएगी, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। बड़ा प्राइम, बड़ा लेविश किस्म की जगह है जी।
दे गॉट मल्टीपल, ये रूम जो लेफ्ट राइट में हैं ये तमाम जगह प्राइवेट डाइनिंग करने के लिए हैं। आप यहाँ खुद भी बैठ सकते हैं। लुक एट द एरिया, लुक एट द रेस्टोरेंट जी, वेरी नाइस जी। और ये भी इनके पास पीछे भी जगह है जी, मूविंग आउटसाइड, वंडरफुल जी। ये बारबेक्यू पॉइंट है सामने, खूबसूरत गार्डन में, और खूबसूरत गार्डन में बहुत सारी सिटिंग प्लेस है जी। ये नीचे से आप एंटर होते हैं, यहाँ से भी स्टेयर कैसे हैं रेस्टोरेंट्स की, और आप सामने से भी जा सकते हैं। खपलू फोर्ट जी इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ पे जो टिकट चार्जेस 2026 अप्रैल के अंदर हैं, डेट इज़ 800 रुपीज़ पर पर्सन। 10 साल से कम उम्र के बच्चे की एंट्री फ्री है, और इस चार्जेस को पे करने के बाद एक टूर गाइड भी आपको पूरे फोर्ट का विज़िट कराएगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा सरफा खर के नाम से रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे चाइनीज़, देसी, कॉन्टिनेंटल तमाम किस्म की फूड्स आपको मिल जाएंगी। प्राइस ऑब्वियसली श्रीनगर वाले लगेंगे, इन्फ्लेटेड रेट्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो भी आपको कुछ पिक्चर शेयर कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। बट इट्स अ वंडरफुल प्लेस जी। यहाँ पे जो मल्टीपल रूम्स हैं, और जो स्टैंडर्ड रूम है उसके चार्जेस 30,000 हैं, जिसमें 2-3 लोग रह सकते हैं। और जो इसके अलावा रूम्स हैं उसके चार्जेस 50,000 पर नाइट हैं, जिसके अंदर 6 लोग या 5 लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, हिस्टोरिकल जगह है, वेल मेंटेन्ड है, लैंड्स का बेहद खूबसूरत है। और खपलू के ओवरऑल जो अगर आप देखें, लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, जो अच्छी चीज़ लगी, जिससे मुझे ज़्यादा फैसिनेट किया, वो यहाँ के लोग हैं। उनका अखलाक है, उनकी गुफ्तगू का तरीका है, स्माइलिंग फेस के साथ आपको ग्रीट करते हैं, आपको ट्रीट करते हैं, बड़े हेल्पफुल लोग हैं। तो आई एम अमेज्ड टू बी इन खपलू। सरीना में जी टोटल हमारा जो खाने का बिल बना तकरीबन 6,000 के करीब था, जिसमें हमने को 3 डिशेस ऑर्डर की। 2 चाइनीज़ में थी, एक पालक पनीर थी, और साथ कुछ और चीज़ें। रेट जगह के हिसाब से और सरीना ब्रांड के साथ इतने इन्फ्लेटेड नहीं हैं, मुनासिब रेट हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो डिशेस हैं वो सिंगल पर्सन सर्विंग हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट से शायद आपको थोड़ा सा महंगा लगे। बाकी जगह के हिसाब से, व्यू के हिसाब से, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है और फूड टेस्ट, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पे जी गिफ्ट शॉप भी है। आप जो ही अंदर एंटर होते हैं, देन उसके बाद राइट साइड पे स्कर्दू और खपलू ऑटम में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए खपलू फोर्ट के कुछ ऑटम सीजन के शॉट आपको दिखाते हैं। तो ये थी आज की मेरी थोड़ी सी लंबी एपिसोड, जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि खपलू के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।